हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे होंगे? करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आज हिस्ट्री देखने वाले हैं। इसमें चैप्टर 4 से हम शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे हम शुरू कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, यानी 20 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इससे, यानी 20 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। क्या है कहानी इसका, कैसे है, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसको देखने का प्रयास कीजिए। क्लास 10th में इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है ना। क्लास 10th का है ना, यानी बिहार बोर्ड का क्लास 10th का यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। इसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी है 16 अप्रैल 1919। देखिए हम लोग को पता है इसका करेक्ट आंसर जो है वो 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे टिक करके नहीं बढ़ेंगे। इसको हम लोग इसके पीछे का कहानी को हम लोग समझेंगे, ताकि इससे आने वाले सभी क्वेश्चन हम लोग से बने, है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए हम लोग को पता है कि 1885 में, ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 1885 है, 1885 है, इसमें इसमें हम लोग को पता है, इसमें भारत में, है ना, 1885 में 1885 में हम लोग को पता है कि 1885 में आईएनसी का गठन होता है। आईएनसी, इसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अध्यक्ष रहते हैं, हम इसके देखेंगे अध्यक्ष को, अध्यक्ष रहते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके अध्यक्ष रहते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसके अध्यक्ष हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी स्थापना करते हैं, ए व्यूम द्वारा इसका स्थापना होता है। और देखिए इसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ, इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 है, 16 अक्टूबर 1905 जो बंगाल विभाजन का डेट रखा गया था, जो बंगाल विभाजन अंग्रेजों के द्वारा, जो बंगाल विभाजन का डेट रखा गया। देखिए अंग्रेज बंगाल का विभाजन करना क्यों चाहते थे, हम लोग देखिए थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। मान लीजिए इंडिया का मैप ये नीचे वाला हिस्सा बनाया है ना। देखिए यहाँ पर क्या है ना, कि ऊपर आप लोग को पता है, यहाँ हम लोग को पता है कि यहाँ पर है अफगानिस्तान, इसके नीचे है पाकिस्तान, इधर है म्यांमार, यहाँ है जो हम लोग का ये बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था उस टाइम, ये बंगाल है ना। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी यहाँ नीचे है। यहाँ पर है अरब सागर, ये अरब सागर है। देखिए क्या है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, बंगाल जो है बहुत बड़ा क्षेत्र था। अंग्रेज इसका विभाजन करना चाहते थे। अंग्रेजों का कहना था कि ये क्षेत्र इतना बड़ा है, क्षेत्र बड़ा होने के कारण यहाँ पर शासन अच्छा से नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ पर शासन अच्छा से नहीं हो पा रहा है, ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। और इसको तोड़ने के लिए उन लोगों ने नीति पॉलिसी अपनाई, और यहाँ से हिंदुओं को अलग, उन लोगों ने हिंदुओं को अलग तरीके से डील किया और मुस्लिम को अलग तरीके से डील किया। पर यहाँ पर एकता को भंग करने का उन लोगों ने काम किया, यानी एकता को भंग किया और यहाँ को तोड़ने का प्रयास किया। तो एक को हम लोग पूर्व बंगाल, एक को पूर्व बोलते हैं, एक को पश्चिम बोलते हैं। जो पश्चिम बंगाल है, जो हाल ही में भारत में है, और पूर्व बंगाल किस रूप में देखा गया, ये बांग्लादेश के रूप में देखा गया, ये बांग्लादेश हाल ही में बन गया। तो आप लोग समझेंगे कि अंग्रेजों का नीति था कि भारत को तोड़ देना है ना, भारत को तोड़कर यहाँ शासन करना है, यानी फूट डालो की नीति अपनाया था अंग्रेजों ने, है ना। तो देखिए इसको हम लोग समझेंगे, यहाँ इसको समझा जाएगा। यहाँ क्या है ये चीज, देखिए यहाँ पर कर रही है इसमें बंगाल विभाजन में भारतीय एकता बनाए और यहाँ एक दूसरे को राखी बांधे, यानी रक्षाबंधन बनाए, और इसमें अंग्रेज क्या होता है, असफल हो जाता है। इसमें भी अंग्रेज असफल हो जाता है। उसके बाद आप लोग को पता है, उसके बाद हम लोग जानते हैं, उसके बाद 1917 में, उसके बाद हम लोग को पता है 1917 में, 1917 में इधर से लिखना है थोड़ा, 1917 में, है ना, ये चंपारण सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह में भी अंग्रेज क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसमें अंग्रेज असफल हो जाते हैं, अंग्रेज असफल हो जाते हैं। और इसमें गांधी जी आंदोलन चलाए थे और इसमें भारतीयों की जीत होती है, यानी गांधी जी इस आंदोलन में सफल हो जाते हैं। इस आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिलती है। आप लोग ध्यान देंगे, गांधी जी इसमें क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। सफल होने के क्रम में ही पहली बार इनको महात्मा की उपाधि यहाँ मिलती है,
यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इनको महात्मा कहा जाता है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि देश को एक महात्मा मिल गया है ना, तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को देते हैं चंपारण सत्याग्रह के सफल हो जाने पर। आप लोग यहाँ आगे देखेंगे, हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं ये हुआ। उसके बाद 1918 में ना मिल मजदूर वाला जो आंदोलन है वो भी सफल होता है। अहमदाबाद में जो मिल मजदूर वाला जो आंदोलन है ये भी क्या होता है, सफल होता है। इन्हीं सभी आंदोलनों को देखते हुए अंग्रेज ने सोचा कि भारतीय जो चाह रहा है उसमें वो सफल हो जा रहा है। हालांकि खेड़ा में भी सफल हो गए 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर वाला में भी सफल हो गए और यहाँ चंपारण में सफल हो गए। तो ये इसमें भी हम लोग सफल हुए, बंगाल विभाजन का डेट रद्द हो गया। तो यही चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई कि क्यों ना एक हम लोग एक्ट बनाए, भारतीय ज्यादा मात्रा में सफल होते जा रहे हैं और हम लोग का कुछ नहीं चल रहा है। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, एक नियम बनाया। वो एक जज थे जिनका नाम है सर सिडनी, आप लोग ध्यान रखेंगे, सर सिडनी रौलेट एक जज थे, है ना। इन्हीं जज की अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में एक नियम बना, है ना। उस नियम में कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति से हम लोग को अगर ऐसा लग रहा है कि इससे हम लोग को समस्या होने वाला है, यानी शक के आधार पर, आप लोग देखेंगे शक या संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ्तारी के बाद उसको आसानी से वकील मिल जाता है, यानी गिरफ्तार करने के बाद आसानी से वकील मिल रहा है, तो इसको क्या करना है, इस पर रोक लगाना है। गांधी जी इसी नियम को देखे कि अगर शक के आधार पर अरेस्ट करोगे तो पूरे भारतीयों को भी तुम अरेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए गांधी जी इसको रौलेट एक्ट को गांधी जी काला कानून कहते हैं। रौलेट एक्ट को गांधी जी कहते हैं कि ये कैसा तुम लोग कानून बना दिए हो। इसको गांधी जी के द्वारा कहा गया, इसको गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा गया। काला कानून, गांधी जी से कहते हैं कि कैसा तुम काला कानून बनाए हो, है ना, ये काला कानून है, ये नियम अच्छा नहीं है, काला कानून है। और इसके दौरान हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग को पता है कि ये सारा चीज चलता है और इसमें उन लोगों का कहना था कि मतलब आसानी से इन लोगों को वकील नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ध्यान दिया गया और कहा गया कि वकील नहीं मिलना चाहिए, अंग्रेजों के द्वारा ये था, और ना ही अपना दलील रख पाएगा। तो इसमें क्या है ना, इसमें आसानी से इस एक्ट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ना वकील, है ना, इसमें उसको वकील नहीं मिल पाएगा, ना वकील, ना ही वो अपना दलील दे पाएगा, ना दलील, है ना, ना दलील और ना अपील, ठीक है, ना अपील। देखिए यहाँ पर ये तीनों चीज से हम लोग वंचित हो जा रहे थे, यानी यहाँ पर हम लोग तीनों में से तीनों कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे और शक के आधार पर अंग्रेज गिरफ्तार कर लेता था। इसी क्रम में हम लोग देखे कि महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, उनको बंद कर दिया गया यरवदा जेल, है ना। और उसके बाद हम लोग को पता है कि जो राजेंद्र प्रसाद है उनको अलग जेल में बंद कर दिया गया, और जो सैफुद्दीन किचलू है और डॉक्टर सतपाल हैं उन लोगों को अमृतसर के पंजाब में बंद कर दिया गया। यहाँ आप लोग देखेंगे अमृतसर पंजाब में, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग समझेंगे, एक अमृतसर जगह है पंजाब में पड़ता है, यहाँ पर आप लोग समझेंगे अमृतसर पंजाब में पूर्णिमा का दिन था, वहां मेला भी लगा था। और डॉक्टर सतपाल, आप लोग याद रखेंगे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, है ना, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। इसी क्रम में लोग वहां इकट्ठा हुए और विरोध करना शुरू कर दिए। इसी क्रम में जनरल ओ डायर आदेश देते हैं और जनरल आर डायर गोली चलवा देते हैं, और गोली चलवाने के क्रम में हजारों लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग यानी सैकड़ों लोग कुआं में भी गिरते हैं, बहुत लोगों का मृत्यु हो जाता है। उसी में उधम सिंह घर जाकर देखते हैं तो उनका पूरा फैमिली मारा गया रहता है, केवल एक उधम सिंह बचे रहते हैं। यही कारण है कि उधम सिंह जनरल डायर का हत्या लंदन में जाकर 1940 में कर देते हैं। और ये जो घटना घटता है वो घटना 1900 कब घटता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये घटना जो घटता है 1919 में घटता है, यानी 13 अप्रैल, आप लोग ध्यान देंगे, ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटता है। इसीलिए इसे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जल्ली नाम था, उन्हीं के नाम से एक बगीचा था, उस बगीचे में एक कुआं था, एक सिंचाई करते थे तो कुआं से सिंचाई का भी काम करते थे, ठीक है। तो उसी में ये मेला लगा था, बहुत बड़ा एक बगीचा था, ठीक है, बाग था। तो उसी में ये घटना होता है, इसीलिए इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसी क्रम में आप लोग इसको याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, इसमें आगे हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। देखिए गद्दर पार्टी का स्थापना हम लोग जानते हैं कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाखना, है ना। यहाँ देखेंगे गद्दर पार्टी का जो स्थापना है इसका, वो 2 व्यक्ति और अन्य व्यक्ति भी उसमें शामिल रहते हैं। और ये कहाँ होता है, 15 जुलाई 1913 को ये होता है। 15 जुलाई 1913 को होता है। आप लोग याद रखेंगे 15 जुलाई 1913 को। और इसमें कौन रहते हैं, लाला हरदयाल रहते हैं। लाला हरदयाल रहते हैं और उनके साथ रहते हैं सोहन सिंह। ये रहते हैं सोहन सिंह भाखना है ना, सोहन सिंह भाखना रहते हैं। और देखिए आप लोग यहाँ ध्यान देंगे ये कहाँ पर होता है, तो अमेरिका में होता है। ये अमेरिका में होता है। इसका स्थापना कहाँ होता है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए ये हम लोग देख लिए। और कब होता है, 15 जुलाई 1913 को होता है। ये शामिल रहते हैं, इन लोग के साथ अन्य भी रहते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन दे रहा है लाला हरदयाल 1913, तो ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ सोहन सिंह भाखना दे रहा है लेकिन 1918 दे रहा है, जिसके कारण ये सही आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर हम लोग का सही नहीं होगा और करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग हो जाएगा। गुरदयाल सिंह नहीं होंगे, चंद्रशेखर आजाद नहीं होंगे और ये दोनों व्यक्ति होंगे, लेकिन डेट 1913 ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए लखनऊ समझौता आप लोग शॉर्ट में याद रखेंगे, लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। असहयोग आंदोलन, देखिए ये आंदोलन है असहयोग आंदोलन है, यानी गांधी जी का कहना था कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन हम लोग को पता है कि कलकत्ता के सितंबर 1920 है ना, 1920 में ये कोलकाता यानी कलकत्ता अधिवेशन में इसको क्या किया गया, पारित किया गया। यानी कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में इसको पारित किया गया। असहयोग आंदोलन ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सितंबर 1920 कोलकाता, ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत, यहाँ खिलाफत है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ। देखिए आप लोग को पता है कि ब्रिटेन और तुर्की में लड़ाई चल रहा था, जिसमें तुर्की का बुरा तरह से हार होता है। और वहां पर एक पद रहता है जिसका नाम है खलीफा, और इस खलीफा के पद को ब्रिटेन पूर्ण रूप से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इसी पद को बचाने के लिए यहाँ के शासकों द्वारा क्या किया गया, यहाँ के शासकों द्वारा एक खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन चलता है। और वो चलता है, देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत से, है ना, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता गांधी जी थे, है ना। अली जिन्ना का कहना था कि तुम हिंदू हो और तुम मुस्लिम का समर्थन क्यों कर रहे हो, हम लोग करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ मदन मोहन मालवीय भी कह रहे थे कि तुम क्यों कर रहे हो, ये वो मुस्लिम का मैटर है, वो लोग जाने, है ना। तो हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर गांधी जी इसका नेतृत्व किए, यानी भारत से खिलाफत आंदोलन के नेता का बात किया जाएगा तो यहाँ से कौन थे, यहाँ से गांधी जी थे। आप लोग को ध्यान रखना है, भारत से खिलाफत आंदोलन के नेता गांधी जी थे। ये कब हुआ था, 1920 में हुआ था। और तुर्की के खलीफा के पद के विघटन के नेतृत्व में इस आंदोलन को क्या किया गया था, चलाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सविनय है क्या। ये सविनय है क्या, तो देखिए सविनय का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब चीज करेंगे लेकिन अंग्रेजों का आज्ञा नहीं मानेंगे, है ना। यानी हम लोग को अहिंसात्मक रूप से रहकर इसका पालन करना है। तो कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो आप लोग को पता है कि दांडी यात्रा से शुरू होता है। हम लोग जानते हैं कि ये दांडी यात्रा से शुरू होता है, दांडी यात्रा से ये शुरू होता है। यानी दांडी यात्रा में गांधी जी जाते हैं और गांधी जी दांडी जाकर नमक कानून को क्या करते हैं, नमक कानून को गांधी जी तोड़ देते हैं, नमक कानून को तोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम लोग को सफलता मिलती है। और इसी के साथ 1930 में कौन आंदोलन शुरू होता है, दांडी 1930 में शुरू होता है, यानी ये। और किस यात्रा से शुरू होता है, तो दांडी यात्रा से। ये सफल होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन
शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया। यहाँ लिख लेंगे आप लोग अधिवेशन, किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो हम लोग ध्यान देंगे, देखिए पूर्ण स्वराज, पहले भारतीयों का कहना था कि हम लोग को स्वराज चाहिए, पहले क्या चलता था, हम लोग को स्वराज चाहिए, है ना। लेकिन 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और इस लाहौर अधिवेशन में कहा जाने लगा कि हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए, आधा अधूरा राज्य नहीं चाहिए, हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वहां पर झंडा फहराया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया जाता है। कब, देखिए रावी नदी के तट पर, आप लोग याद रखेंगे, रावी नदी के तट पर, यहाँ रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाता है। तट पर पहली बार झंडा फहरता है, पहली बार क्या होता है, पहली बार झंडा को फहराया जाता है, पहली बार झंडा को फहराया जाता है रावी नदी के तट पर। हम लोग जानते हैं कि भारत हम लोग का आजाद हुआ था 15 अगस्त को, है ना। देखिए यहाँ 15 अगस्त को हम लोग को क्या मिली थी, आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आजादी मिली थी। आजादी के क्रम में हम लोग को पता है कि ये आजादी तो मिल गई, लेकिन भारतीय नेताओं का कहना था कि आखिर ये 26 जनवरी वाला डेट बेकार जाएगा। इसीलिए हम लोग को पता है कि आजादी मिली, उसके बाद हम लोग को पता है कि संविधान भी बना, और संविधान जो बना, हम लोग का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान बनकर तैयार हुआ, है ना। ये बनकर तैयार होता है, ये बनकर तैयार होता है 26 नवंबर, ये बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949, है ना। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है। लेकिन इस डेट को बेकार नहीं जाने के लिए संविधान इस दिन लागू नहीं होता है। उस कब संविधान को लागू किया जाता है, लागू होता है 26 जनवरी 1950। ये डेट बेकार न जाए, इसीलिए 26 जनवरी को क्या होता है, संविधान को लागू किया जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस दिन क्या होता है, इस दिन हम लोग का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को आज भी क्या किया जाता है, आज भी झंडा को फहराया जाता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। आप लोग देखिए डिटेल में देखिए, ताकि आप लोग से क्वेश्चन न छूटे, है ना। चलिए, ये पूरा कराने का मकसद यही है कि आप लोग के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना। मान लीजिए ऐसे नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ, 1929 लाहौर अधिवेशन, ऐसे नहीं, है ना। मान लीजिए अगर ये आ जाए तो अच्छा बात है, अगर नहीं आए तो फिर मान लीजिए अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो फिर आप लोग फंस जाएंगे। इससे बढ़िया है कि हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 8 नंबर क्वेश्चन कर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। देखिए इसके स्थापना में हम लोग जानते हैं कि 1925 में स्थापना होता है और केबी हेडगेवार के द्वारा होता है, केबी हेडगेवार जी के द्वारा होता है। इनका पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे, इनका पूरा नाम है केशव बलिराम, केशव बलिराम हेडगेवार है, केशव बलिराम हेडगेवार है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होता है, ठीक है। और इससे हम लोग बढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ से कुछ ऑप्शन से भी आप लोग छाटने का प्रयास करेंगे। 1925 में सीआर दास यानी चित्तरंजन दास का मृत्यु हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। और इसे आप लोग काट लेंगे, ठीक है। देखिए इनको देश बंधु भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। सीआर दास को यानी चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। किनको, चित्तरंजन दास को, यानी सीआर दास, इनको देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। सीआर से चित्तरंजन दास, है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, है ना, जो सरदार की उपाधि है किसके द्वारा दिया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली आंदोलन के दौरान महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई। और इनको हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, इनको लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। तो चलिए इतना हुआ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर है, गांधीवादी चरण कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि गांधीवादी चरण किसको कहा जाता है। हम लोग को पता है कि गांधी जी, है ना, हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का भारत आगमन
यानी साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। गांधी जी का भारत आगमन होता है 9 जनवरी, है ना, हम लोग ध्यान रखेंगे 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसको हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक है, आते हैं और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे गांधी जी गांधीवादी चरण यहाँ के लिए हम लोग देखेंगे 1919 से 1947 होगा, यानी 1919 से 1947 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था। तो हम लोग देखेंगे चौरा चौरी हत्याकांड। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं जो चौरा चौरी हत्याकांड, हम लोग को पता है कि एक आंदोलन हुआ था जिसे हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, यानी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त, ये शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, और इस आंदोलन में हम लोग देखिए, हम पहले ही बताए कि इसका मतलब है कि हम लोग असहयोग का मतलब है कि हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी का यही सब आंदोलन होता है कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बढ़ेंगे, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे यहाँ कि ये आंदोलन चलता है कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। तो गांधी जी के द्वारा कहा गया कि विदेशी वस्तु का जो विदेशी वस्तु जो है, विदेशी वस्तु उसका क्या करना है, उसका हम लोग को बहिष्कार करना है, उसका हम लोग को बहिष्कार करना है, यानी बहिष्कार करना है उसका। ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति विदेशी वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, यानी उसको यूज करने हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, देखिए स्कूल से बच्चों को कहा गया कि आप लोग को विद्यालय नहीं जाना है और यही सब काम करना है। तो देखिए बच्चा अगर ऐसा बात कोई कह रहा है और देश के सबसे महान नेता कह रहे हैं तो सब कोई मानेगा, तो लड़का को और ठीक लगा, बच्चा सबको और ठीक लगा कि चलिए वस्तु का बहिष्कार ही तो करना है, बहुत अच्छा बात है। तो लड़के स्कूल जाना बंद कर दिए और विदेशी वस्तु का बहिष्कार के क्रम में हम लोग जानते हैं गोरखपुर में एक जिला गोरखपुर जिला में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा या चौरा चौरी, है ना, चौरी चौरा। यहीं पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और विदेशी वस्तु को इकट्ठा करके और उसको जलाने लगे, है ना, विदेशी वस्तु को इकट्ठा किए और वो लोग उसको वहां पर जलाने लगे। ठीक है, वो लोग उसको जलाने लगे और जलाने के क्रम में हम लोग देखे कि वहां पर जो ब्रिटिश अंग्रेज है या ब्रिटिश अधिकारी है या अंग्रेज सिपाही है या अंग्रेज पुलिस हम लोग कह सकते हैं, जो अंग्रेज सिपाही है वो आकर इन लोगों को बहुत मार मारा। ठीक है, भारतीयों को बहुत मार मारा और ये लोग घर भाग कर आए और घर आकर ये लोग बोले कि हम लोग को पुलिस ने इतना मार मारा है, इतना कष्ट दिया है ना। तो उसके बाद जब गांव के लोग गए कि आखिर गांधी जी तो ऐसा बोले हैं, लेकिन फिर ये कौन ये सब ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर ये लोग वहां जाते हैं और थाने में सभी पुलिसकर्मी को वहां पर जला देते हैं, आग लगाते हैं और थाने में ही आग लगा देते हैं और वो लोग जला देते हैं। और ये घटना घटता है 5 फरवरी, ये घटना घटता है 5 फरवरी 1922 को, ये घटना घटता है 5 फरवरी 1922 को। इसीलिए हम लोग इसको चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जानते हैं। हुआ था 5 फरवरी 1922 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कह रहा है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। देखिए बंगाल विभाजन का डेट अंग्रेजों ने रखा था, है ना, हम लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर। देखिए बंगाल विभाजन हम लोग समझेंगे ये बंगाल विभाजन है क्या, ये बंगाल विभाजन है क्या हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हम डायरेक्ट वहां ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन पे जा सकते हैं, यहाँ आप लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा हम लोग समझेंगे इसको कि आखिर है क्या, ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे, इसमें हम बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि बंगाल जो विभाजन है ये क्यों किया गया। हम लोग जानते हैं कि पहले इस तरह अगर इंडिया के मैप को हम बनाएं, इंडिया के मैप को हम देखें, यहाँ पर ऐसे हम लोग ऐसे जाएं, इसमें ऐसे यहाँ ऐसे हम देखें तो देखिए हम लोग को पता है कि इधर है म्यांमार, यहाँ पर है बांग्लादेश, है ना, यहाँ पर है पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ पर है थोड़ा ऊपर है अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि म्यांमार है, यहाँ पर बांग्लादेश है, इधर श्रीलंका है। ठीक है, इधर अरेबियन सी है, यहाँ साइड में बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है,
और आप लोग को ये पता है। देखिए क्या होता है यहाँ पर ना कि अंग्रेजों की मानसिकता रहती है कि बंगाल को कैसे भी करके, यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धनाढ्य क्षेत्र रहता था, आज भी है, पहले भी था, इसको इसका यही है बंगाल, है ना, ये बहुत धनाढ्य प्रदेश हुआ करता था। अंग्रेजों का मानना था यहाँ पर जितने हिंदू रहते हैं, यानी हिंदू को, है ना, हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया जाए। अंग्रेजों का मानना था कि इन लोग की एकता में, इन लोग का जो एकता है, एकता इन लोग का नष्ट कर दिया जाए, है ना। इन लोग का एकता जैसे ही नष्ट होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत बड़ा टूट होगा। तो अंग्रेजों ने बंगाल को तोड़ने का प्रयास किया। कारण पूछा गया तो अंग्रेजों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर देखिए बड़ा क्षेत्र रहने के कारण शासन अच्छा से नहीं हो पाता है। अंग्रेज कारण बताता है कि बड़ा बड़ा क्षेत्र रहने के कारण वहां शासन अच्छे से नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग इसको दो खंडों में क्या करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। तो यही बंगाल का जब विभाजन हुआ तो हम लोग जानते हैं यहाँ कि इधर वाला को पूर्व बंगाल कहा गया, इधर वाला को पूर्व कहा गया और इधर वाला को पश्चिम कहा गया। यही रीजन है जो पश्चिम बंगाल आज भी हम लोग के पास है, और जो पूर्व बंगाल था वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया, है ना। 1971 में इसको आजादी मिली और बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं। इसका डेट रखा गया था 16 अक्टूबर 1905। इसका बंगाल विभाजन का डेट रखा गया था 16 अक्टूबर 1905। लेकिन हम लोग को पता है कि आखिर इस डेट को बहुत ज्यादा विरोध होता है और अंग्रेज इसको वापस कब लेता है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। अंग्रेज इसको वापस लेता है, अंग्रेज इसको वापस लेता है 1911 में। हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, इसको वापस लेता है 1911 में। इसीलिए हम लोग ध्यान देंगे यहाँ कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया, तो वापस लिया गया 1911 में। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना। हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक बात बताइए यहाँ, हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, यानी INC बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, इसका कब होता है, स्थापना कब होता है, कैसे क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष जो रहते हैं, प्रथम अध्यक्ष उनका नाम है WC बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष जो रहते हैं उनका नाम है WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका शॉर्ट नाम है WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आगे कह रहा है, देखिए यहाँ से जितना क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885, ठीक है, 1885, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे कि 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना होता है। और हम लोग जानते हैं कि इसके अध्यक्ष रहते हैं, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी रहते हैं, और इसका स्थापना होता है मुंबई में, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मिल गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए हम लोग जानते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किसने मिलकर किया। तो हम लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि होम रूल लीग और का शुरुआत हम लोग को पता है कि इसमें बाल गंगाधर तिलक और किसने मिलकर, इस पर आप लोग ध्यान रखें, किसने मिलकर। तो बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ हम लोग को पता है कि बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट मिलकर ये लोग होम रूल लीग आंदोलन का क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक नाम है बाल गंगाधर तिलक और दूसरा कह रहा है किसने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किया। तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था। देखिए उड़ीसा में एक विद्रोह हुआ था जिस विद्रोह को हम लोग खोड़ विद्रोह बोलते हैं, ठीक है। उड़ीसा में एक विद्रोह हुआ था जिसे हम लोग खोड़ विद्रोह बोलते हैं, और ये जतरा भगत के नेतृत्व में, है ना, जतरा भगत के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और हम लोग को पता है कि उड़ीसा में ये हुआ था 1914 में, ठीक है, और इसका नाम है खोड़ विद्रोह, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, है ना। देखिए हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत आता है ना, और इसके लिए गो बैक का नारा भी लगता है। इसके लिए नारा लगाया जाता है साइमन गो बैक, यानी साइमन तुम वापस जाओ,
है ना। इसमें सर जॉन साइमन रहते हैं और एक ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं जिनका नाम है सर जॉन साइमन, ठीक है। सर जॉन साइमन रहते हैं और ये क्या होता है ना, देखिए भारत में यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश नियम है, 1909 में एक अधिनियम आया रहता है भारत में। उसके बाद ये 10 साल के समीक्षा पर एक और नियम आना होता है, वो आता है 1919 में, है ना। ये आता है 1919 में। देखिए हम लोग को पता है कि 1909 में 10 साल जोड़ेंगे तो 1919 आ जाएगा, हम लोग को पता है। और क्या होता है ना कि इसके बाद एक फिर नियम आना होता है, वो कब आता है, आना होता है 1929 में। ये नियम आना होता है, यह अधिनियम आना होता है 1929 में। लेकिन अंग्रेज इसको जानते हैं कि एक साल ज्यादा है, उससे उसकी अगर 1929 में हम नियम लाएंगे, उससे पहले भारत में कितने दंगे हो रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने एक कठोर नियम बना दिया। वो 1928 में आता है और उसमें देखा गया कि ये भारतीयों के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसमें ज्यादा ब्रिटिश शामिल थे, है ना। तो इसीलिए साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष रहते हैं उसमें उनका नाम है सर जॉन साइमन, है ना। इन्हीं की अध्यक्षता में ये कमीशन भारत आता है, तो नाम है सर जॉन साइमन, आप लोग याद रखें। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था। मोपला विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है यूपी, ऑप्शन सी में है एमपी, ऑप्शन डी में है केरल। देखिए जो मोपला विद्रोह है वो विद्रोह हुआ था केरल में, तो आप लोग ऑप्शन डी याद रखेंगे, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट और किस नाम से जाना जाता है। देखिए हम लोग को पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। द्वितीय में गांधी जी शामिल होते हैं और भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। अगर कहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति, तीनों गोलमेज सम्मेलन, आप लोग को पता है कि ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ करता था, है ना। भाग लेने वाले व्यक्ति सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति, ठीक है, भाग लेने वाले व्यक्ति बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, है ना। ये आप लोग को क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इससे और हम लोग का क्वेश्चन जो बनेगा उसको देखेंगे। देखिए जो गांधी जी हैं, गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, यानी सेकंड वाला में गांधी जी भाग लेते हैं। देखिए गांधी इरविन समझौता ये है कि एक ही टेबल के आमने सामने, पहली बार ऐसा होता है कि एक तरफ गांधी जी रहते हैं, एक साइड गांधी जी रहते हैं और एक साइड इरविन रहता है ना। आप लोग को पता है कि गांधी और एक साइड इरविन रहते हैं और इन लोगों के बीच समझौता होता है, इन लोगों के बीच समझौता होता है। इसी को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, ये समझौता होता है। और देखिए इसमें 11 सूत्री मांग जो है उसको अंग्रेज यानी इरविन मानने के लिए तैयार हो जाता है। 11 सूत्री मांग, आप लोग ध्यान रखेंगे, 11 सूत्री मांग को मानने के लिए अंग्रेज स्वीकार करता है। अंग्रेज क्या करता है, अंग्रेज स्वीकार करता है। 11 सूत्री मांग को अंग्रेज क्या करता है, स्वीकार कर लेता है, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि गांधी जी भगत सिंह के बचाव के लिए इसमें मांग नहीं किए। देखिए गांधी जी का कहना है, यानी गांधी जी का ऐसा नहीं कि गांधी जी बचाव नहीं किए, भगत सिंह के बचाव के लिए, यानी भगत सिंह का जो फांसी था, भगत सिंह को बचाने के लिए, फांसी को रोकने के लिए गांधी जी इसमें मांग करते हैं, लेकिन अंग्रेज मानने से क्या करता है, इनकार करता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अगर गांधी जी अटक रहते तो भगत सिंह की फांसी टल भी सकती थी, है ना। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता होता है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दिल्ली समझौता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर है कि गांधी जी का दांडी यात्रा कब सफल हुआ। देखिए गांधी जी का जो दांडी यात्रा है ना, वो 6 अप्रैल 1936 को सफल होता है। यानी गांधी जी दांडी जाकर, दांडी जगह का नाम है, दांडी जाकर नमक बनाकर दांडी में नमक बनाकर वो क्या करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, अंग्रेजी ब्रिटिश कानून को तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, है ना। और कानून तोड़ते हैं और इसी समय से पूरे भारत में नमक बनाना शुरू हो जाता है और हम लोग टैक्स उस पर नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना क्वेश्चन हुआ।